अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 5। ये लेक्चर जो है हमारा मे बी द लास्ट लेक्चर हो सकता है हमारे इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 जो गैसेस एक्सचेंज है। इसके लेक्चर के अंदर हम जो है वो दो टॉपिक को आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एक हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज के दौरान और जब हम रेस्ट की सूरत में होते हैं तो हमारा ब्रीथिंग जो रेट जो है वो कैसा होगा उसको डिस्कस करेंगे। और दूसरा हमारे पास जो टॉपिक है वो है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी कौन कौन से रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर जो है वो हो सकते हैं होते हैं, उनको भी हम जो है वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रेट ऑफ ब्रीथिंग एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। आपको पता है कि ब्रीथिंग जो है वो इनवॉलंटरी प्रोसेस है, यानी ऐसा प्रोसेस जो हमारे अंडर द कंट्रोल नहीं होता, मगर इस प्रोसेस को जो है वो कंट्रोल करने वाला हमारा ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है इस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज होता रहता है। कैसे? जब एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशन के हिसाब से, यानी एक्सटर्नल कंडीशन के हिसाब से और जो हमारे इंटरनल जो तब्दीलियाँ आती हैं उसके हिसाब से जो है हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो ज़्यादा और कम हो सकता है। जब हम एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज के अंदर क्या होता है कि हमारे मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मूव कर रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं, तो उनको मूव करने के लिए, हरकत करने के लिए जो है वो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो आपको पता है वो एनर्जी हमें जो है बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज की सूरत में मिलती है। तो उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों इंक्रीज़ हो जाता है? क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन चाहिए फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज। जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो हमें एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को जो है वो मसल्स यूज़ करते हैं फॉर द मूवमेंट आर ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। और आपको पता है जब मसल्स जो है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे तो उसमें से बाय प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार भी जो है वो बढ़ जाती है हमारे ब्लड के अंदर। तो उसको भी हमने बॉडी से जो है रिमूव करना होता है, इसीलिए ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है हमारा ब्रीथिंग रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। मगर जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है हमारे जो है लंग्स के थ्रू वो एक लिमिटेड होती है, लिमिटेड क्वांटिटी में, लेवल में मिलेगी। तो एक ख़ास हद तक तो ऑक्सीजन मिलती है, उसके बाद ऑक्सीजन नहीं मिलती है, मगर हमें और भी एनर्जी चाहिए होती है। तो क्या होता है हमारा सिस्टम जो है वो स्विच ऑन हो जाता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन कंडीशन के अंदर, यानी हम जो है वो रिस्पायर करते हैं विदाउट ऑक्सीजन। जब हम ऑक्सीजन के ज़रिए रिस्पायर कर रहे होते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है, और जब हम विदाउट ऑक्सीजन के रिस्पायर करेंगे तो ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होगा लैक्टिक एसिड के अंदर। तो लैक्टिक एसिड जो है एक ऐसा कंपाउंड है जो आपके मसल्स के अंदर जो है वो पेन प्रोड्यूस करेगा, क्रैम्प्स प्रोड्यूस करेगा। तो उस लैक्टिक एसिड को अगेन जो है वो रिमूव करने के लिए हमें ऑक्सीजन की एक्स्ट्रा मिकदार चाहिए। आपने देखा होगा कि जब कभी भी कोई एथलीट्स जो हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद जब वो रेस्ट की कंडीशन में आते हैं अपने आप को, तो वो लंबी लंबी सांसें ले रहे होते हैं। वो इसलिए सांस लंबी ले रहे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड के अंदर आए, और ब्लड के अंदर होने के बाद जो है हमारे मसल्स के अंदर जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है उस लैक्टिक एसिड को रिमूव करने के लिए जो हमें ऑक्सीजन की मिकदार चाहिए होती है, उस ऑक्सीजन की मिकदार को हम ऑक्सीजन डेप्थ जो है वो कहते हैं। इसीलिए जो है प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग जो है वो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज और व्हेन वी आर एट द रेस्ट जो है वो डिफरेंट होता है। मीन जब हम रेस्ट में होते हैं तो हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस जो है वो नॉर्मल होता है, और जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कोई हेवी वर्क कर रहे होते हैं तो रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है हमारा वो बढ़ जाता है, ताकि इसलिए क्योंकि हमें एनर्जी डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स है। आपने जो है पहले भी जो 9th क्लास के अंदर मुख्तलिफ जो है चीज़ें पढ़ी होंगी कि हम कोई भी जो है टॉपिक डिस्कस करते हैं लाइक लास्ट जो है उससे से रिलेटेड जो है डिसऑर्डर पे थे। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था और डाइजेस्टिव सिस्टम के हमने रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर जो है डिसऑर्डर पढ़े थे। इस तरह जब रिस्पायरेटरी सिस्टम हमने पढ़ा है तो रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर भी कुछ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं जो इस एयर पैसेज वे को या रिस्पायरेटरी जो आर्गन है उसमें किसी किस्म की भी इन्फ्लामेशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो ब्रोंकाइटिस है। ये ब्रोंकाइटिस एक डिजीज़ है, एक इन्फ्लामेशन है जो हमारे एयर पैसेज वे जो है उसके अंदर होती है। ख़ास तौर पे
जो म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स होते हैं उसके अंदर जो ये इन्फेक्ट करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होती है, जिससे हमारा जो एयर पैसेज वेज है वो ब्लॉक हो जाता है और जो है हमें बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, लंबे लंबे सांस लेते हैं और सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है। अच्छा, तो ये जो ब्रोंकाइटिस है इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, हु काज द ब्रोंकाइटिस? सबसे पहले स्मोकिंग, यानी वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट स्मोकर होते हैं, उसको भी जो है वो ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। तो इसके सैप्टम क्या है, यानी कौन से सैप्टम है जिसके हम जो है डायग्नोस कर सकते हैं इसको? सबसे पहले क्या होता है, कफ होती है और जो सीक्रेशन ऑफ म्यूकस है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी हमारे जो एयर पैसेज वे है उसके अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, आप जो है जल्दी जल्दी सांस लेते हो। तो ये सारे क्या इसके काजेज और सैप्टम है। उसके बाद है एम्फीसीमा जो है, एम्फीसीमा जो है एक ऐसी रिस्पिरेटरी डिसीज है जिसके अंदर अल्वोलाई जो हमारा स्पैटिस सरफेस है उसके अंदर प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है रेप्चर होना शुरू हो जाते हैं। उसका सबब क्या होता है कि वो लोग जो मोस्टली जो है लॉन्ग टर्म जो है एक्सपोजर ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट, यानी ऐसी इंडस्ट्री के अंदर रह रहे हैं जिसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट हो रहे हैं, एयर के अंदर शामिल हो रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर रह रहे हैं, तो वो जब सांस ले रहे होते हैं तो उसके अंदर जो है वो लंग्स के अंदर, एल्वोलाई के अंदर, एयर के अंदर शामिल होकर दाखिल हो जाते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो एल्वोलाई हैं उसके अंदर डिस्ट्रक्शन जो है वो रेप्चर काज कर रहे होते हैं। अब इसके सैप्टम्स कौन से होते हैं, यानी जिसको भी जो ये आपकी एम्फीसीमा होगा तो उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, लेबरियस ब्रीथिंग होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, और जो उसका कफ होगा उस कफ के साथ जो है वो बलगम भी जो है वो प्रोड्यूस होगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा नमूनिया। नमूनिया आपको पता है ये एक आम बीमारी है, खासतौर पे सर्दियों के मौसम में जो है वो बच्चों की भी हो जाती है, बड़ों की। ये इन्फेक्शनस डिजीज़ भी है, यानी एक से आदमी से दूसरे आदमी में भी फैलती है। इसके सबब क्या हैं, इसके रूट काज क्या हैं? तो वायरस जो है उसकी वजह से भी जो है नमूनिया होता है, कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंगल स्पॉट्स भी होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नमूनिया। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि आपकी जो अल्वोला है वो इन्फेक्टेड हो जाती है और फिल विद द पस, उसके अंदर जो है वो पस जमा हो जाती है, जिससे जो है हमें सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ हो जाती है और कफ वगैरह भी जो है होती है। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ वन है वो है इस्तेमा। इस्तेमा भी जो है जिसको हम सिंपल जो है वो सहक भी कहते हैं सिंधी के अंदर। तो इस्तेमा जो है उसके अंदर भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये भी इन्फेक्शन डिजीज़ है, एक को दूसरे के अंदर जो है फैलती है, और इसकी जो है एलर्जिक डिजीज़ भी कहलाती है ये। तो मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ चीज़ों के जो एलर्जिक होते हैं, तो एलर्जिक होने की वजह से जो है वो कोई फर वगैरह हो गए, कोई परफ्यूम हो गए, कोई ऐसे जो है एलर्जिक सब्सटेंस हैं जब वो लेते हैं तो उसमें जो है इस्तेमा हो जाते हैं। इसमें जो हल्का हल्का बुखार रहता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, आपकी कफ होती है और ये चीज़ें होती है। उसमें जो हमारे पास जो लास्ट है वो है लंग कैंसर। आपको पता है लंग कैंसर जो है इट इज़ वन ऑफ द जो है सबसे जो है ख़तरनाक डिजीज़ भी होती है। इसका रिस्पॉन्सिबल करें मोस्टली टू एसोसिएट विद द आपकी जो है स्मोकिंग जो लोग कर रहे होते हैं ज़्यादा, तो उनको लंग कैंसर जो होता है। इसके अंदर होता ये कि आपके जो सेल्स हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर या अल्वोलाई के अंदर, लंग्स के अंदर सेल्स जो हैं वो सेल्स जो है उसकी ग्रोथ जो है वो एब नॉर्मल हो जाती है। तो एक सेल से दूसरे सेल, फिर टिश्यू और टिश्यू से जो है पूरा आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एब नॉर्मली जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आपका एयर पैसेज वे जो है वो ब्लॉक हो जाता है, सांस लेने के अंदर जो है वो तकलीफ हो जाती है। इसका सबसे बड़ा जो साइन ये है कि आपको जो है ब्लड जो है वो कफ के अंदर आएगा, जब भी कफ करेंगे तो उसके अंदर जो है वो ब्लड आएगा। ये इसके सिंपल जो है सैप्टम्स है इसके अंदर। तो आज हमारा जो लेक्चर था उस लेक्चर के अंदर जो है हमने अपना चैप्टर नंबर जो है 1 उसको कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हमने रेट ऑफ ब्रीथिंग एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज उसको डिस्कस किया, और जो रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स थे यानी जो इन्फ्लामेशन थी रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर उसको 1 बाय 1 हमने डिस्कस किया। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है आज। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।